ठंड में गरीब का तंदूर हीटर। मोहिनी आज भी ढाबे पर देर रात तक काम कर रही थी कि तभी उसका मालिक उस पर चिल्लाते हुए कहता है, कितनी देर लगेगी मोहिनी तुम्हें ये काम खत्म करने में? बाहर अभी भी ग्राहक रोटियों के लिए बैठे हैं। अगर इतनी देर से रोटियां बनाकर दोगी तो ग्राहक यहाँ पर ज्यादा देर तक खाना खाने के लिए नहीं आएंगे, और जब वो लोग यहाँ पर आना बंद कर देंगे तो मैं तुम्हें तनख्वाह क्या अपने घर के पैसों से निकाल कर दूंगा। माफ कर दीजिए मालिक, बस अभी रोटियां तैयार होने वाली हैं। दरअसल कल काम करते वक्त मेरा हाथ जल गया था तंदूर की वजह से, क्योंकि तंदूर ज्यादा गर्म था। अगर तंदूर गर्म नहीं होगा तो क्या तुम्हारा सर होगा? अब मेरा दिमाग गर्म करने की जरूरत नहीं है, जल्दी जल्दी से सारा का सारा काम करो। अगर आज एक भी ग्राहक मुझे शिकायत करता हुआ नजर आया तो कल तुम इस ढाबे पर नजर नहीं आओगी। मालिक की बात सुनकर मोहिनी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती और उसके बाद काम खत्म करके घर आ जाती है। धीरे धीरे ठंड का मौसम बढ़ गया था। अब मोहिनी पहले अकेले सारे घर का काम किया करती और उसके बाद ढाबे पर जाकर भी रोटियां बनाने का काम किया करती थी। आज के दिन भी वो ढाबे पर काम करके घर वापस आती है और घर में गंदे जूठे बर्तनों का ढेर लगा हुआ था। उसकी सास और ननद उसकी बिल्कुल भी मदद नहीं करते थे और सारा काम उसी से करवाते थे, क्योंकि वो विधवा थी। उसकी ननद उस पर चिल्लाते हुए कहती है, भाभी आपने अभी तक बर्तन नहीं मांजे हैं? इतने सारे बर्तन भी नहीं है जितनी देर से आप इन बर्तनों का चेहरा देख रही हो। जल्दी जल्दी काम कर लो, फिर सोना भी है आपको, वरना कल फिर से ढाबे पर जाने में देर कर दोगी और हम पर गुस्सा करोगी। बस कर ही रही हो, थोड़ी देर में सारे बर्तन साफ करके मैं सो जाऊंगी। तुम जाओ और आराम कर लो, और हाँ, मुन्ना को भी अपने पास सुला लेना। वैसे भी सर्दी बहुत ज्यादा है। मेरे पास जो रजाई है वो बहुत ज्यादा पतली है, उसमें मुन्ना को सर्दी लगेगी, इसलिए तुम और मुन्ना आज एक रजाई में सो जाओ, फटी वाली रजाई में मैं सो जाऊंगी। अब मोहिनी की ननद बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद मोहिनी ठंडे पानी में पहले सारे बर्तन साफ करती है और उसके बाद पतली सी रजाई लेकर जमीन पर सो जाती है। मोहिनी को सर्दी की वजह से नींद नहीं आती और वो कांप रही होती है। बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है, लेकिन क्या करूं, घर में 2 ही रजाई है। अब अगर माँ जी से रजाई मांगूंगी तो फिर वो लोग कैसे सो पाएंगे? कोई बात नहीं, मैं ही थोड़ा सा एडजस्ट कर लेती हूँ। मोहिनी वैसे ही ठंड में ठिठुरते हुए कांपते हुए सो जाती है। इसके बाद वो सुबह ढाबे पर जाती है। आज दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि इतनी ज्यादा ठंड थी कि आसपास सिर्फ ठंडी हवाएं और ओस जमी हुई थी। मोहिनी ढाबे पर ठंड की वजह से देर से पहुंचती है और उसका मालिक फिर से उस पर चिल्लाने लगता है, तुझे कितनी बार बोला है कि समय से आया कर? अगर कोई भी ग्राहक बिना खाना खाए जाएगा तो सारे पैसे मैं तेरी तनख्वाह से काटूंगा। जब रोटियां बच जाती हैं तो मुफ्त की रोटियां लेने के लिए तो तुरंत आ जाती है, और काम करने में तेरा इतना नाटक होता है। माफ कर दीजिए सेठ जी, बहुत ज्यादा ठंड हो रही थी और मुझे आने में देरी हो गई, लेकिन आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आप बोलेंगे तो मैं आज ज्यादा देर तक रुककर काम करके चली जाऊंगी। वो तो तुझे करना ही पड़ेगा, वरना तेरे पैसे काट दूंगा, समझी? अब जल्दी जल्दी काम कर, समय नहीं है मेरे पास। मोहिनी ऐसे ही ठंड में सारा काम करती है और उसे आज देर रात तक काम करना पड़ता है। वो बहुत ज्यादा थक जाती है और जब देर रात को घर पहुंचती है तो उसकी सास और ननद ने खाना भी नहीं बनाया था, क्योंकि उन्हें तो खुद काम करने की आदत ही नहीं थी। उसकी सास फिर से मोहिनी पर चिल्लाने लगती है, ये कोई समय है महारानी घर आने का? या फिर सोच रही होगी कि अगर समय से घर आ जाएगी तो घर का काम करना पड़ेगा, इसलिए इधर उधर आवारागर्दी करने चली गई होगी। नहीं माँ जी, ऐसी कोई भी बात नहीं है। दरअसल आज मैं काम पर देरी से पहुंची थी तो मालिक ने मुझे देर तक काम पर रोक लिया था। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, मैं अभी आप लोगों के लिए गर्मा गर्म खाना बना देती हूँ। मोहिनी ये कहते हुए सब लोगों के लिए खाना बनाती है, लेकिन अब वो इन चीजों से बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। उसे अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में बहुत ज्यादा ठंड लगा करती थी और उसे समझ में भी नहीं आता था कि वो इसका क्या उपाय निकाले। ऐसे ही एक दिन जब मुन्ना स्कूल से आता है तो वो अपनी माँ से कहता है, माँ, जैसे आपके ढाबे के ऊपर तंदूर होगा, उस तंदूर के आगे भी आपको सर्दी में काम करना पड़ता होगा ना? नहीं नहीं मुन्ना, तंदूर तो गर्म होता है, उसके पास खड़े होकर सर्दी में काम करो तो सर्दी का पता ही नहीं चलता, बल्कि अच्छा लगता है। माँ, काश हमारे घर में भी एक छोटा सा तंदूर होता तो हमें भी सर्दी नहीं लगती और हम उसी के पास आराम से सो जाते, और फिर तो आपको ठंड में फटी हुई रजाई लेकर सोना भी नहीं पड़ता ना। मैं जानता हूँ कि आप किसी से शिकायत नहीं करती, लेकिन आपको सच में बहुत ज्यादा सर्दी लगती। मुन्ना की बातें सुनकर मोहिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे अच्छा लगता है कि उसके पूरे परिवार में कोई तो था जो उसकी मजबूरी को समझता था। अब मोहिनी सोचती है कि वो अपने घर के लिए एक छोटा सा तंदूर हीटर बनाएगी। इसके लिए वो एक टूटी हुई बाल्टी लेकर आती है, उसके चारों तरफ मिट्टी का लेप लगाती है और फिर एक छोटा सा तंदूर बनाकर तैयार करती है। उसकी सास उस तंदूर को देखती है तो पूछती है, अरे महारानी, इस तंदूर का तू क्या करने वाली है? अगर तू इसे घर में रखकर हमारी झोपड़ी की दीवारों को काला करना चाहती है तो तुझे अभी बता दूं कि ये नहीं होगा।
माँ जी आप खुद बताइए, हमारे पास न ढंग के कपड़े हैं न ही ढंग की रजाई है। सर्दी से बचने के लिए अगर हम इस तंदूर को जला लेंगे तो फिर कम से कम हम इस सर्दी से तो बच पाएंगे, वरना ये सर्दी तो हमारी जान ले लेगी। ठीक है, इस तंदूर को जहाँ जलाना है जला ले, लेकिन इसे खिड़की के पास रखना ताकि घर के अंदर ज्यादा धुआं न भरे, समझी? और अगर घर की दीवारें काली हुई तो तू ही उसे साफ करेगी। मोहिनी अपनी सास की बात सुनकर खुश हो जाती है कि उसकी सास ने उसे घर में तंदूर रखने की इजाजत दे दी है। इसके बाद वो कुछ लकड़ियां ढाबे से बचाकर घर ले आती है और उस छोटे से तंदूर को जला देती है। तंदूर के जलते ही पूरा कमरा गर्म हो जाता है और अब मोहिनी भी सुकून से उस पतली सी रजाई को ओढ़कर कहती है, चलो अच्छा है, कम से कम अब मुझे इस रजाई के अंदर सुकून तो मिल रहा है और इस कमरे में इतनी ज्यादा ठंड भी नहीं लग रही। बस सब कुछ ऐसे ही आराम से हो जाए। अब मोहिनी आराम से सुबह उठती है। आज उसके चेहरे पर एक चमक थी और वो ढाबे पर काम करने के लिए चली जाती है, लेकिन उसका मालिक फिर भी उस पर बेकार में चिल्लाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ उसकी सास देखती है कि वो आज अपना शॉल भी लेकर नहीं गई थी। ये देखकर अब उसकी सास को उस पर दया आती है और वो कहती है, भले ही मोहिनी जैसी भी है, लेकिन मेरे बेटे की एक्सीडेंट में मौत में उसका क्या हाथ है? मैं जब देखो उसे ताने सुनाती हूँ, उल्टा सीधा बोलती हूँ, वो मुझे कभी पलटकर जवाब भी नहीं देती। आज बेचारी बिना शॉल के ही चली गई है, मुझे ये शॉल उसे देकर आ जाना चाहिए। अब उसकी सास मोहिनी का शॉल लेकर उसके ढाबे पर जाती है तो वो देखती है कि उसका मालिक उस पर बुरी तरह से चिल्ला रहा था और मोहिनी अपने परिवार का पेट पालने के लिए उसकी डांट सुने जा रही थी। ये सब कुछ देखकर मोहिनी की सास को बहुत बुरा लगता है और वो मोहिनी का हाथ पकड़कर उसे ढाबे से बाहर ले आती है और कहती है, बस बहुत हो गया मोहिनी, तेरे अंदर बहुत काबिलियत है। तू ठंड में गरीब का तंदूर हीटर बन सकती है, अकेले ही अपने पति की मौत के बाद अपना घर चला सकती है। तो तुझे इस जैसे दो कौड़ी के आदमी की बातों को सुनने की कोई जरूरत नहीं है। चल यहाँ से, आज के बाद तू यहाँ काम नहीं करेगी, तू अपना खुद का काम करेगी। मोहिनी भी अपनी सास की इस बात को सुनकर हैरान थी। पहली बार शायद उसकी सास ने उसका साथ दिया था और उसके बारे में कुछ अच्छा बोला था। मोहिनी भी खुशी खुशी अपनी सास के साथ अपने घर आ जाती है, जिसके बाद उसकी सास अपने पेंशन के बचे हुए सारे पैसे उसके हाथ में रखते हुए कहती है, मोहिनी बेटा ये पैसे रख ले, इन पैसों से अब तू अपने हीटर बनाने का काम शुरू कर। अभी गर्मियों में बहुत समय बाकी है, सर्दियाँ अभी कम से कम 2-3 महीने और रहेंगी। तू ऐसे ही छोटे छोटे हीटर बना और मैं और तेरी ननद मिलकर उन्हें गांव-गांव बेचेंगे। उससे हम इतने पैसे जमा कर लेंगे कि हमारा गुजारा आसानी से हो जाएगा। और रही गर्मियों की बात, तो तू रोटियां बहुत अच्छी बनाती है, हम एक बड़ा तंदूर बनाएंगे और घर से रोटियां बनाकर डब्बों में सप्लाई करेंगे। इस तरह से मोहिनी की सास उसका साथ देती है और मोहिनी भी सर्दियों के मौसम में ठंड में गरीब का तंदूर हीटर बनाकर अपने परिवार का गुजारा करती है, जिससे उसे बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। पहाड़ी के ऊपर जंगल से घिरा हुआ एक छोटा सा गांव था। उस गांव में ज्यादा लोग नहीं रहते थे क्योंकि वहाँ सुविधाएं कम थी और साथ साथ ठंड बहुत ज्यादा थी। और उसी गांव में कविता एक छोटा सा ढाबा चलाती थी। आइए बाबू, कविता के ढाबे पर आइए और गर्मा गर्म ऑमलेट खाइए। गांव के लोगों में कविता के ऑमलेट के चर्चे थे। गांव वाले कविता के ढाबे पर तंदूरी रोटी और ऑमलेट खाने जाते थे, लेकिन गांव में ज्यादा लोग नहीं थे, इसीलिए कविता की ज्यादा कमाई भी नहीं होती थी। उसका पति अपाहिज था और चल फिर नहीं सकता था और उसकी इकलौती बेटी को सांस फूलने की बीमारी थी। घर की सारी जिम्मेदारी कविता के ऊपर ही थी। वो अपनी बेटी को लेकर डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने साफ कह दिया, आपकी बेटी को कोई ऐसी वैसी बीमारी नहीं है, सांस फूलने की बीमारी है। इस बीमारी से बहुत लोग मर जाते हैं। आप अपनी बेटी के लिए इनहेलर क्यों नहीं लेती? जल्दी खरीद लीजिए, नहीं तो हम आपकी बेटी को बचा नहीं सकेंगे। कविता बेबस थी। उसने पूछा, डॉक्टर साहब एक इनहेलर की कीमत कितनी होती है? 1000 रुपए, और महीने में 2 इनहेलर की जरूरत है आपकी बेटी को। बाप रे, महीने के 2000 रुपए कहाँ से लाऊंगी मैं इतने सारे पैसे? और आपकी सास को भी महंगी दवाइयों की जरूरत है। आपके पति को ऑपरेशन की जरूरत है, ऑपरेशन के बाद ही वो चल पाएंगे। ऑपरेशन के लिए पूरे 5 लाख रुपए की जरूरत होगी। ये सब सुनते हुए कविता रो पड़ी। मैं साधारण सा ढाबा चलाती हूँ डॉक्टर साहब, सिर्फ ऑमलेट और रोटी बेचती हूँ। मैं अकेले इतने सारे पैसों का जुगाड़ कैसे करूँगी? भगवान पर भरोसा रखिए कविता जी, वो कभी कभी ऐसे चमत्कार कर देते हैं कि उसके बारे में हमने कभी सोचा भी ना हो। बस भगवान पर ही कविता का भरोसा था और इसके लिए कविता को एक चमत्कार की जरूरत थी। वो अपनी बेटी को लेकर घर लौट गई और उसके पति ने कहा, क्या बोला डॉक्टर ने? वही घिसी पिटी बात बोली होगी। हाँ वही, पैसों की जरूरत है।
आपके पास कोई जमीन वगैरह नहीं है क्या? मैं क्या जमींदार दिखता हूँ तुझे? फालतू की बात करती है। बीमारी की वजह से कविता का पति चिड़चिड़ा हो गया था, बात बात पर गुस्सा हो जाता था और कविता पर ही चिल्ला देता था। उसकी सास भी काम नहीं कर पाती थी, इसीलिए ढाबे से लौटने के बाद कविता को ही घर का काम करना पड़ता था। बहू, बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खिला दे। हाँ माँ जी, लाई। कविता ने रोटी और ऑमलेट बना दिया और उसके पति ने खाने से इनकार कर दिया। ये तेरा ढाबा है क्या जो रोटी ऑमलेट खिला रही है? कुछ और खिला। जी खिलाती हूँ। कविता बहुत अच्छी थी, लोग चाहे उसे 1000 गाली क्यों न दे, वो चुप रहती थी। इस वजह से गांव के लोग भी उसे बहुत पसंद करते थे और कविता का जीवन इसी तरह दुख दर्द सहते हुए कट रहा था। ठंड का मौसम आ गया था और ठंड धीरे धीरे बढ़ रही थी और एक दिन कविता ढाबे पर काम कर रही थी। इतने में स्कूल के 2 बच्चे दौड़ते हुए उसके पास आए। चाची जल्दी चलो, जल्दी चलो। कहाँ जाना है बेटा? स्कूल चलो चाची, पूजा बेहोश हो गई है। क्या? मेरी बेटी बेहोश हो गई? चल चल। कविता भी दौड़ती हुई उन बच्चों के साथ स्कूल पहुंच गई। उसने देखा पूजा आंख बंद करके पड़ी हुई है। उठ जा बेटी, उठ जा, क्या हुआ है तुझे? उठ जा। कुछ देर पानी का छींटा मारने के बाद पूजा को होश आया और उसके बाद डॉक्टर आए। कविता जी, अब तो इसे इनहेलर चाहिए ही चाहिए। ठंड भी बढ़ गई है, 2-3 दिन में बर्फबारी भी शुरू हो जाएगी। इस साल आपकी बेटी ठंड सह नहीं पाएगी। माँ, मैं मरना नहीं चाहती। माँ, मैं मरना नहीं चाहती हूँ। नहीं बेटी, तुझे कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। लेकिन कविता अकेली क्या ही करती। वो भगवान को बुलाने लगी। हे भगवान, मेरी मदद कीजिए, मुझे मदद करने वाला और कोई नहीं है, सिर्फ आप ही हो भगवान, सिर्फ आप ही हो। भगवान अपने सच्चे भक्तों को कभी निराश नहीं करते हैं, कोई ना कोई तरीके से उसे जीने का सहारा दे ही देते हैं। लेकिन कविता को वो कैसे मदद करने वाले थे? कविता बर्फबारी से डर रही थी। पता नहीं बर्फबारी शुरू हो जाने के बाद मेरी बेटी का क्या होगा, वो ठंड सह पाएगी या नहीं। कविता ने गुल्लक तोड़ दिया और उसमें से 150 रुपए मिले। 150 रुपए में तो आजकल कुछ नहीं होता और ऐसे ही कविता की समस्याएं बढ़ने लगी। अगले दिन से स्नोफॉल शुरू हो गया, पूरा गांव सफेद बर्फ से ढक गया और ये देखकर कविता सिसक सिसक कर रोने लगी। मैं हार गई, मैं अपनी बेटी को नहीं बचा पाई। मैं कितनी बुरी माँ हूँ भगवान, मैं कितनी बुरी माँ हूँ। लेकिन कविता को नहीं पता था कि इसी बर्फ की वजह से उसे एक मौका मिलने वाला है। 2-3 दिन पहले ही कुछ टूरिस्ट पहाड़ पर घूमने के लिए आए थे। वो इस गांव से बहुत दूर एक शहर में रुके हुए थे, लेकिन उस शहर से एयरपोर्ट का रास्ता इसी गांव से होकर जाता था। छोटा गांव था, इसीलिए कभी किसी भी टूरिस्ट ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन आज कुछ अलग होने वाला था। बर्फबारी शुरू हो जाने के बाद गांव के लोग जल्दी घर के अंदर घुस जाते थे। कविता शाम होते ही ढाबा बंद कर ही रही थी कि तभी वहाँ एक टूरिस्ट कार आकर रुक गई। बर्फ की वजह से वो गाड़ी एयरपोर्ट पर नहीं जा पाई। गाड़ी में से एक आदमी निकला और सामने कविता को देखकर पूछा, एक्सक्यूज मी, यहाँ कोई होटल है क्या? होटल? गांव में होटल तो नहीं है साहब। फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, हम रात कहाँ बिताएंगे, खाना भी कैसे खाएंगे? गाड़ी में से उस आदमी की बीवी बाहर आई और उसने कहा, अरे वाह, इतनी ठंड में गर्मा गर्म रोटी ऑमलेट, मजा आ जाएगा, हम ढाबे पर रह लेंगे। कविता ने फटाफट रोटी ऑमलेट बना दिया और वो खाकर वो दोनों खुश हो गए। ऑमलेट तो वाकई बहुत बढ़िया है। हाँ, मैं अच्छा ऑमलेट बनाती हूँ। बहन जी, ठंड बहुत है, आपके ढाबे पर हीटर तो है ना? नहीं तो हम रहेंगे कैसे? हीटर? वो तो नहीं है, असल में इस गांव में बाहर का कोई भी कभी रुका ही नहीं है ना। ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। कविता तंदूर का इस्तेमाल करती थी, उसमें कोयला जला दिया और उसकी वजह से ढाबे के अंदर गर्माहट छा गई और दोनों टूरिस्ट आराम से सो गए। अगली सुबह जब वो जागे, फिर बातों ही बातों में उन्हें कविता के घर के हालात के बारे में भी पता चला। कविता की मेहमान नवाजी से खुश होकर और उसके दुखों को देखते हुए उस आदमी यानी कि मिस्टर मेहरा, जो कि देश के जाने माने डॉक्टर थे, उन्होंने कविता को 5 लाख रुपए मदद के तौर पर दिए। साथ ही उसके परिवार का मुफ्त में इलाज करने का वादा भी किया। इतने पैसे देख कविता की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। कुछ दिनों बाद उन्होंने कविता के परिवार को अपने पास शहर बुला लिया, साथ ही उनका मुफ्त में इलाज किया। फिर कविता जब अपने परिवार के साथ गांव लौटी तो वहां का नजारा देख वो हैरान रह गई। गांव में उसके ढाबे के पास टूरिस्ट की भीड़ लग गई, लोगों को घूमने की नई जगह मिल गई। अचानक से इतनी भीड़ देखकर कविता घबरा गई, लेकिन फिर तुरंत उसने अपने आप को संभाल लिया और ऑमलेट रोटी बनाने में लग गई। देखते ही देखते कविता के पास ग्राहकों की भीड़ लगनी शुरू हो गई।
अब ग्राहक ज्यादा और जगह छोटी पड़ने लगी, इसलिए मल्होत्रा द्वारा दिए गए पैसों से कविता ने बड़ा होटल बना लिया और हर कमरे में हीटर लगा दिया। वो दिन पर दिन नोट छापते गए और काफी अमीर हो गए। और ऐसे ही ऑमलेट वाली कविता और उसके परिवार की जिंदगी पूरी तरह बदल